हेलो लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सभी खुश हैं, फिट हैं और हिट हैं। आइए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं जो जिसमें हमने लोकतांत्रिक राजनीति की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर 10th क्लास का सत्ता की साझेदारी, यानी कि अंग्रेजी भाषा में इसे शब्द दिया गया पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम दो देशों में घूमेंगे, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों की राजनीतिक स्थिति को देखेंगे कि दोनों में क्या क्या राजनीतिक स्थितियां रही, किस तरीके से सरकार ने वहां काम किए, किस तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया रही और दोनों ही देशों में राजनीतिक हालात क्या रहे। तो आइए शुरू करते हैं श्रीलंका से। श्रीलंका जो कि भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिण एशिया का हिस्सा है। श्रीलंका की अगर सामाजिक समूहों की बात करें, जातीय समूहों की बात करें, यानी कि श्रीलंका में किस किस समुदाय के लोग रहते हैं, पहले इसे समझना जरूरी है। अगर हम सामाजिक समूहों की बात करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है, सिंहली भाषा बोलने वाला और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। ठीक है, बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है। तो सिंहली भाषा बोलने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या श्रीलंका में ज्यादा है, वो बहुसंख्यक हैं। तकरीबन 74% लोग श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरा समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक का मतलब है बेटा कि जिनकी संख्या कम है। ठीक है, बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समुदाय में जो है वो तमिल भाषा वाले बोलने वाले लोग आते हैं, जो हिंदू भी हैं जिनमें और मुस्लिम लोगों की भी जिनमें संख्या है। तमिल भाषी लोगों की अगर आप बात करेंगे तो वो तकरीबन 18% है जो तमिल भाषा बोलते हैं। उनमें दो अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग है वो भारतीय तमिल लोग जो ब्रिटिशर्स के समय पर, अंग्रेजों के समय पे अंग्रेज इनको श्रीलंका लेकर गए ताकि वहां पर ये चाय के बागानों में काम कर सकें और ये लोग वहीं पर रहने लग गए। अब इनकी जो कई पीढ़ियां हैं वो श्रीलंका में ही जो है रह रही हैं। तो कुछ हिंदुस्तानी तमिल हैं जो तकरीबन 5% है, और कुछ व्यक्ति और कुछ लोग ऐसे हैं, एक समुदाय ऐसा भी है जो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं लेकिन तमिल भाषा बोलते हैं। ठीक है, उनकी संख्या तकरीबन 13% है। तो ये है श्रीलंका के हालात। अगर हम सामाजिक समूह देखें तो सिंहली भाषी, बहुसंख्यक, बौद्ध धर्म को मानने वाले तकरीबन 74%। और अगर प्यारे लर्नर्स, अगर हम ये देखें कि वहां अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या में कौन सा समुदाय है, तो तमिल भाषा बोलने वाले हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, उनमें से 5% भारतीय मूल के, बाकी 13% श्रीलंका के मूल के। अब बात करते हैं कि श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। अब जब आजाद हुआ तो उन्होंने भी लोकतंत्र को अपनाया, यानी कि भाई एक ऐसी शासन व्यवस्था को वो लोग उन लोगों ने अपनाया जहां जनता अपना शासक स्वयं चुनती है। वोट डालने का अधिकार जनता को होता है। जो सरकार वहां बनी उसने क्या क्या कानून वहां पर बनाए, सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या परिस्थितियां रही, कानूनों को हम खुद जांचेंगे। सबसे पहला कानून वहां पर बनाया गया कि सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। प्यारे बच्चों, राजभाषा का तात्पर्य होता है वह भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। सरकार जो भी काम करेगी वो उसी भाषा में लिखा जाएगा। कोई ऑर्डर देगी तो उसी भाषा में वो ऑर्डर निकलेगा। हमें कोई फॉर्म भरना है सरकारी दफ्तरों में तो वो सिंहली भाषा में ही जो है हमें भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला कानून बनाया कि सिंहली भाषा को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। चलो भैया कोई बात नहीं, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कानून बनाया कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता का मतलब होता है बेटे कि भाई पहले उन्हें मौका मिलेगा, यानी कि अगर किसी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में अगर एडमिशन होंगे तो सबसे पहले सिंहली बच्चों के एडमिशन होंगे। अगर सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सबसे पहले उसमें सिंहली भाषी जो बच्चे हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उन लोगों को पहले नौकरी में अवसर मिलेगा। उसके बाद कुछ बच गया तो भैया तुम ले लो, अल्पसंख्यक समुदाय, तमिल भाषा बोलने वाले लोग ले लो। ठीक है, तीसरा जो कानून बना
उसमें सरकार ने कहा कि जो श्रीलंकाई सरकार है वो बौद्ध धर्म को संरक्षण देगी। संरक्षण का मतलब होता है बेटे उसे बचाने की, उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी। यानी कि जो बौद्ध धर्म के मठ हैं उनमें जो खर्चा होगा मठ बनाने में, जैसे हम हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं, ठीक है, और सिख धर्म में गुरुद्वारा होता है, ऐसे ही बौद्ध धर्म में मठ होते हैं। तो मठ में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा या जो भी खर्चा होगा या उस धर्म में का प्रचार प्रसार करने में जो भी खर्चा होगा उसे श्रीलंका की सरकार उठाएगी। अब ये तीनों कानून अगर आप 1 मिनट 2 मिनट का समय दें और आप ये मानकर चलें कि भैया मैं हूं श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाला व्यक्ति, तो जब आप 2 मिनट बैठेंगे तो आप 2 मिनट के अंदर कहेंगे कि भैया ये तीनों कानून मेरे लिए तो अच्छे हैं नहीं। ठीक है, क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि मेरी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, मेरे बच्चों को या मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेजेस में, मुझे सरकारी नौकरी में बराबर का अवसर नहीं मिला, उसके साथ साथ मैं एक हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, तमिल भाषा बोलने वाला हूं, मुझे सरकार कोई संरक्षण भी नहीं देगी। जब ये तीनों कानून बने तो जो अल्पसंख्यक समुदाय था उसे लगा कि भैया ये तो हमारे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो अधिकार हैं उनके प्रति जो सरकार है वो संवेदनशील नहीं है, कहीं ना कहीं हमें दरकिनार कर रही है कि चलो भाई तुम्हारे अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है हमें। और ये सरकार जो है सिर्फ किसके लिए काम कर रही है? बौद्ध धर्म को मानने वाले और सिंगली भाषा बोलने वाले। ठीक है, और ये कौन थे वहां? बहुसंख्यक। अब जो इस तरीके की विचारधारा होती है जहां पर यह माना जाता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय है वही देश की सत्ता को संभालेगा और उसे ही अपने मनमाने तरीके से सरकार चलाने, कानून बनाने का अधिकार है, ये जो विचारधारा है, ये जो मान्यता है, उसे ही बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो श्रीलंका में नियम बने उससे बहुसंख्यक लोग तो खुश हो गए, वाह भाई मजा आ गया, नौकरियां हमें पहले मिलेंगी, एडमिशन हमारे बच्चों को पहले मिलेगा, तो कोई भाषा जो है सरकार की वो सिंगली भाषा है, मजा आ गया, हमारे ही धर्म को संरक्षण मिलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ जो अल्पसंख्यक समुदाय था, तमिल भाषी लोग थे, उन्हें लगा कि ये हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, उन्हें लगा कि हमें कहीं ना कहीं इसका विरोध करना चाहिए। अब उन्होंने इसका विरोध करने के लिए पहले अहिंसात्मक तरीके से कुछ काम करने शुरू किए। जैसे कि अगर आप बच्चों ध्यान से मैप को देखेंगे श्रीलंका के, तो आप पाएंगे कि श्रीलंका जो देश है उसमें जो श्रीलंका देश में जो तमिल भाषी लोग हैं प्यारे बच्चों, वो इस पोर्शन में रहते हैं। इस पोर्शन का मतलब हुआ श्रीलंका के उत्तर दिशा में, ये उत्तरी श्रीलंका और ये पूर्वी श्रीलंका। ये जो एरिया है यहाँ पर तमिल भाषी लोग रहते हैं जो या तो हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, हम अल्पसंख्यक हैं, श्रीलंका में हम थोड़ी सी संख्या है हमारी और ये कानून जो है हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, पर चलो आप एक सुधार कर दीजिए, आप एक काम कीजिए कि जो हमारा एरिया है जहां पर इस क्षेत्र में बेटे जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी संख्या अधिक थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो, कम से कम इस एरिया में हमें क्या कर दो, क्षेत्रीय स्वायत्ता दे दो। क्षेत्रीय स्वायत्ता का मतलब हुआ कि कम से कम यहां तो हमें अपनी सरकार बनाने का अधिकार दो, यहां हम अपनी सरकार बना लेंगे, या यहाँ के कानूनों में कुछ फेरबदल कर दो ताकि हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। ठीक है भाई, हम श्रीलंका में अल्पसंख्यक है लेकिन श्रीलंका के उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में तो अल्पसंख्यक नहीं है। तो इस बात को मानते हुए ये डिमांड जो है श्रीलंका की सरकार के सामने तमिल भाषी लोगों के संगठन ने रखी, लेकिन इस डिमांड को भी श्रीलंका सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे कोई क्षेत्रीय स्वायत्ता, यही कानून पूरे श्रीलंका में लागू होंगे। अब जब इस तरीके की परिस्थिति होती है प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को जब दबाया जाता है तो कभी ना कभी वो विरोध जरूर करेगा। और इसी का कारण था कि श्रीलंका में एक संगठन बना जिसे लिट्टे नाम दिया गया, जिसकी फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। इलम का मतलब होता है बेटे सरकार, कि भैया हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, स्वतंत्र इलम। ठीक है,
हम अपनी सरकार खुद बना लेंगे और अपने नियम खुद तय करेंगे, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां यही नियम चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समुदाय था जिसकी संख्या ज्यादा थी और जो अल्पसंख्यक समुदाय था जिसकी संख्या कम थी, उसमें टकराव की परिस्थिति आई। दोनों के बीच में टकराव हुआ, लड़ने के हालात बने। श्रीलंका की जो सरकार थी वो भी अपनी जिद पर अड़ी रही कि ये कानून ठीक है, और जो श्रीलंका में तमिल भाषी लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन्हें तो भैया इसका विरोध करना ही था क्योंकि वो इनसे परेशान थे। ठीक है, जब विरोध कौन करेगा, लड़ेगा कौन, जिसे परेशानी होगी। तो अल्पसंख्यक समुदाय को परेशानी हुई, लिट्टे संगठन बना और इन्होंने जो है श्रीलंका की सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करनी शुरू कर दी। यानी कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी और जो लिट्टे संगठन था उनके बीच में हिंसक झड़पें होने लगी। और जब बेटा सरकार और किसी एक विशेष समुदाय के बीच में हिंसक झड़पें होनी शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे को वो मारना शुरू कर देते हैं, सिंह जो लिट्टे के जो लोग थे वो श्रीलंका की सरकार की जो सेना थी उसके सैनिकों को मार देते थे, वो सैनिक लिट्टे के लोगों को मार देते थे। तो हिंसक झड़पें जब भी दो समुदायों के बीच में या किसी विशेष समुदाय और सरकार के बीच में शुरू होती है तो प्यारे बच्चे उसे कहते हैं गृह युद्ध। तो श्रीलंका की सरकार ने जो निर्णय लिए, जो कानून बनाए, जिस बहुसंख्यक विचारधारा पर वो सरकार चली, उसके कारण श्रीलंका में हुआ गृह युद्ध। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपकी समझ आ रहा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे बेल्जियम और देखते हैं वहां की सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। जय हिंद, जय भारत।